हाँ जी दोस्तों, तो क्या आप लोग तैयार हैं बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ने के लिए कि भाई साहब ये मेथड भी है, ऐसी भी सोच है, इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, तो वो इसके अंदर बड़ी यूनिक सी बात होगी। तो क्या आप तैयार हैं ये सीखने के लिए, समझने के लिए? चलिए जी, बिल्कुल तैयार होंगे। चलिए बात करते हैं इसकी बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। तो देखो इसका नाम देखो पहले क्या कह रहा है, टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तो अब यहां पे बेसिकली क्या समझ आया गया कि भैया आउटले का मतलब क्या है। आउटले को आप कह सकते हो एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज पहले जो आपको पहला पैराग्राफ के अंदर ये कॉमनली समझाई जा रही है, वही समझाई जा रही है कि भाई साहब ऐसे देखो कि कोई एक प्रोडक्ट को खरीदने आ रहा है इस मार्केट के अंदर। लेट से एक बंदा है जो बायर है, जो इसको खरीदने आ रहा है, और यहां पे एक बैठा हुआ है सेलर जो इसको बेच रहा है। तो जो ये खरीद रहा है वो इसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, जिसको हम आउटले कह सकते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि जितना ये खर्च करेगा उतना ही तो इसको मिलेगा। जो बायर जितना पे करेगा ऑब्वियस ही बात है उतना ही सेलर रिसीव करेगा, जो कि उसका बनता है क्या, रेवेन्यू। जो उसका क्या बनता है, रेवेन्यू। तो एक चीज तो यहां पे आपको पहले क्लियर कराया गया क्या कि भाई साहब एक्सपेंडिचर जो है किसका, बायर का, वही क्या है, रेवेन्यू किसका, सेलर का। तो इसको आपको कॉमन लेके चलना है कि भाई साहब इसको टोटल आउटले मेथड भी कहा जा सकता है, टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहा जा सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो सेम होता है, वो हमेशा सेम होता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो उस चीज को पहले क्लियर करते हैं जो आपका पैराग्राफ समझाना चाह रहा है, फिर इसके साथ आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है देखो, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेड ऑन इट आर ग्रेटली रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है क्या कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिमांड का, और जो दूसरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर जिसको आप आउटले कहते हो, या फिर हम इसको आगे देखेंगे कि इसी को हम रेवेन्यू कहते हैं, वो आपस में बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिलेटेड है। जो प्राइस इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो एक्सपेंडिचर है, इनका रिलेशन बहुत ही बेहतरीन वाला है। चलिए सर, as the total expenditure which is what price of the commodity multiplied by the quantity of the commodity purchased। total expenditure का मतलब क्या होगा कि भाई साहब क्या प्राइस था, मल्टीप्लाई किसका करोगे आप, मल्टीप्लाई किससे करोगे कि कितना आपने खरीदा। तो ये क्या होगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन अ कमोडिटी इज द टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर ही क्या है, टोटल रेवेन्यू है रिसीव्ड बाय द सेलर, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन भी कैसे होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगेन सेम, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, क्वांटिटी से ऑफ दैट कमोडिटी सोल्ड ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो खर्च कर रहा है वो कैसे निकाल रहा है कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और वही क्या है एक तरीके से रेवेन्यू है किसका, सेलर का, जो कि वो भी कैसे निकालेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इसने सोल्ड किया, उसने परचेज किया, बस इतना ही फर्क है। So we can say that the price elasticity and total revenue received are closely related to each other। अब इसको रिलेट क्या किया गया, ऊपर कह रहे हैं क्या कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है, जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से रिलेट करता है किसके साथ, टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। और फिर कह रहे हैं कि यही प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है टोटल रेवेन्यू के साथ। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। By analyzing the changes in total expenditure, कह लो या रेवेन्यू कह लो, एक ही बात है, we can know the price elasticity of demand for a goods। However, it should be noted that by this method we can only say whether the demand for a good is elastic or inelastic। We cannot find out the exact coefficient of price elasticity। मतलब क्या कह रहा है कि भाई साहब हम मोटा मोटा इस मेथड से आपको ये बता पाएंगे कि जो आपका डिमांड है किसी गुड्स के लिए वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाएंगे, एग्जैक्ट कोफिशिएंट नहीं बता पाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है सर, अब देखो बहुत बेहतरीन तरीके से दो पैराग्राफ के अंदर दो सिचुएशन को आपको यहां पे समझाया गया, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। फिर तीसरे में इसकी एग्जांपल की बात करेंगे। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स, अगर प्राइस के अंदर चेंज आ जाए तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दी गुड्स, या फिर कह लो रेवेन्यू, ये कॉमनली नोन है तो इसलिए इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब एक्सपेंडिचर कह लो या रेवेन्यू कह लो, रिसीव्ड फ्रॉम दी गुड्स रिमेन सेम। तो उस केस में कहा जाता है द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अ गुड इज इक्वल टू यूनिटी। अब ये क्या कह गया, ये कुछ ऐसा कह गया कि लेट्स से कि कोई 100 रुपीज जब किसी की कीमत होती थी तो वो 6 क्वांटिटी लेता था, तो कुल मिला के आप खर्च कितना करते थे, 600, और सामने वाले को रिसीव कितना होता था, 600। अब अगर वो कह रहा है कि मैं इसको अगर 120 कर देता हूं तो सामने वाला कितना खरीदता है, 5 खरीदता है, लेकिन स्टिल वो खर्च कितना कर रहा है, 600, और सामने वाले को रेवेन्यू कितना हो रहा है, 600। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द गुड्स है वो क्या है, इक्वल 1 है, मतलब यूनिटी है। जैसे हमने देखा था ना पीछे क्लासिफिकेशन कि यूनिटी हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है और परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर एक्सपेंडिचर जो पहले था
वही एक्सपेंडिचर बदलाव होने के बाद भी रहे, तो ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम हो गया। इसको आप क्या बोलोगे कि इलास्टिसिटी यहां पे क्या है, 1 है। ठीक है सर, कि आपने चेंजेस किया, चाहे घटाया चाहे बढ़ाया, और उसके बाद जो टोटल रिजल्ट निकल के आया, इधर रेवेन्यू कह लो इसको या इधर एक्सपेंडिचर कह लो, उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं हुआ। जो पहले था वही पहले है। जो सेलर पहले कमा रहा था अभी भी उतना ही कमा रहा है, प्राइस बढ़ा दिया, क्वांटिटी कम होगी लेकिन कमाई अभी भी सेम है, मतलब रेवेन्यू अभी भी सेम है। तो उस सिचुएशन में कहा जाता है कि इस सिचुएशन में जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी यूनिटी होगी। दिस इज बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर मेन ऑन गुड्स कैन रिमेन द सेम ओनली इफ, कब होगा ऐसा, जब प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ऑब्वियस सी बात है कि जब इसके अंदर 20% का इंक्रीमेंट होगा और इसके अंदर 20% का ही डिक्रीमेंट होगा, जैसे आप देख पा रहे होगे, तो अगर ये बिल्कुल सेम परसेंटेज रहेगा, जो परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस के अंदर वही परसेंटेज अगर चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि उनकी रेवेन्यू सेम रहेगी। और ऑब्वियस सी बात है, ये रूल तो आपने पीछे भी पढ़ा है कि जब दोनों की परसेंटेज सेम होती है, दोनों के चेंजेस की परसेंटेज जब सेम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है वो आपका यूनिटरी होता है। Thus, if there is a 100% increase in price of a goods and if the price elasticity is unitary, तो उसका मतलब क्या हुआ, total expenditure of the buyer of the goods और total revenue received from it will remain unchanged। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है कि एक्सपेंडिचर कह लो चाहे आप रेवेन्यू कह लो, वो आपका अनचेंज रहेगा। चलिए सर, ये एक सिचुएशन देखी जो आपने यूनिटरी का देखा है। अब इसके साथ और सिचुएशन को समझेंगे। क्या कह रहा है, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस क्या हुआ, बढ़ाया जा रहा है, of a goods total expenditure made on goods or total revenue received from that goods falls or when as a result of decrease in price। दो सिचुएशन बताई गई। पहला कह रहे हैं अगर इंक्रीज करते हैं प्राइस को तो एक्सपेंडिचर जो है या रेवेन्यू कह लो वो आपका फॉल कर रहा है, वो आपका फॉल कर रहा है। अगर हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। और दूसरा कहा जा रहा है कि भाई साहब इसी का उल्टा सोचो कि अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं प्राइस को तो उस केस में जो एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू है, एज द केस में भी, वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। We say that price elasticity of demand is greater than unity। इसका मतलब क्या है कि ये greater than unity है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका इलास्टिक हो जाएगा। मोर देन वन है सिचुएशन में, जब भी ऐसा होगा कि जब आप इंक्रीज करते हो तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, और जब डिक्रीज करते हो तो उस केस में आपका जो रेवेन्यू है वो आपका बढ़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर मैं सपोज करो कि अगर कोई 120 रुपए का आइटम था और उस केस में लोग 5 खरीदते थे तो ये 600 रुपए की कमाई होती थी। मैंने इसको जब 100 कर दिया तो लोग 6 नहीं खरीद रहे हैं, लोग 7 खरीद रहे हैं। लोग 6 नहीं खरीद रहे हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, 7 खरीद रहे हैं। मतलब कमाई मेरी बढ़ रही है, 700 पे आ रही है। और वही अगर मैं इसको 120 को घटा के 100 कर देता हूं, अगर 100 कर देता हूं तो उस केस में लोग 6 नहीं खरीदेंगे, उस केस में लोग, सॉरी 100 तो अभी किया ही था ना। अगर मैं कह रहा हूं कि इसको लेट से 120 को हमने 100 कर दिया तो उस केस में लोगों ने 6 के बदले कितना खरीदा, 7 खरीदा। अगर वही मैं कहता हूं कि 120 को अगर मैं बढ़ा के 140 कर देता हूं तो उस केस में आपका सेम टू इफेक्ट नहीं आएगा, या 140 से अच्छा एग्जांपल बनेगा 150 से, या 150 करूंगा और अगर लोग 4 खरीदेंगे फिर तो इनइफेक्टिव रह गया। लेकिन 4 नहीं खरीद रहे ना, लोग 3 खरीद रहे, तो मतलब मेरी कमाई कितनी हो रही है, 450, मतलब कमाई घट जा रही है। अगर मैं प्राइस 120 से 150 कर रहा हूं तो लोग 5 खरीदते थे अब 3 खरीद रहे हैं, कमाई 450 हो रही है जो कि पहले 600 थी। मतलब नटशेल इतना है इसका कि जब भी आप प्राइस के अंदर चेंज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट जो आपका हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो आपकी कमाई थी वो कम हो जा रही है या वो बढ़ जा रही है। मतलब अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो आपकी कमाई कम हो जा रही है, और जब आप प्राइस घटा रहे हो तो आपकी कमाई जो है वो बढ़ जा रही है। कमाई, यहां पे कमाई में कोई फर्क नहीं आ रहा था, आप प्राइस बढ़ाओ या घटाओ, तो इसलिए कह रहे हैं इसको यूनिटरी है ये। बट अगर आप प्राइस वैसे बढ़ाते हो और आपकी अगर इनकम कम हो जा रही है तो हम कहेंगे कि भाई साहब आपका जो डिमांड है गुड्स का वो मोर इलास्टिक है। और वही अगर आप इसको घटाते हो और डिमांड आपकी बढ़ जाती है या सेल आपकी रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाती है तो उस केस में कहते हैं कि ये आपका इलास्टिक है। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे है जहां पे उसका इफेक्ट आ रहा है और वो ज्यादा आ रहा है प्राइस के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज है वो ज्यादा है। तो हमने पीछे देखा था कि जब भी ऐसा होता है कि प्राइस के अंदर जितना परसेंट का बदलाव है उससे ज्यादा परसेंट का बदलाव अगर क्वांटिटी डिमांडेड में होता है तो उसको कहते हैं कि वो ग्रेटर देन यूनिटी है। एग्जांपल देख लेते हैं, रेडियो वाला वैसे वही चल रहा है। एज अ रिजल्ट फॉल इन प्राइस फ्रॉम रेडियो 500 से कितना हो गया, 400 हो गया। टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम रेडियो जो है वो कितना होगा, 50,000 होगा। मतलब कि 500 पे लोग 100 खरीदते थे तो कितना होता था, 50,000 होता था। लेकिन अब 400 पे लोग कितना खरीद रहे हैं, 150 खरीद रहे हैं। ठीक है, 400 पे कितना खरीद रहे हैं, 150 खरीद रहे हैं, तो मतलब ये 60,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कमाई बढ़ी नहीं बढ़ी। 50,000 की कमाई पहले थी, अब कितनी होगी, 60,000 की होगी, 10,000 से कमाई बढ़ गई है। इंडिकेटिंग इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड फॉर रेडियो। इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है वो इलास्टिक है। सिमिलरली एट द प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर इंक्रीज करते हैं हम 400 से 500 से, डिमांड जो है हमारा वो 150 से कट के 100 पे आ जाएगा।
इंडिकेटिंग फॉल इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 60,000, इसमें कहेंगे कि 60,000 से घट के कितना हो गया, 50,000 हो गया, मतलब 10,000 से आपकी रेवेन्यू घट गई है। तो इसका मतलब भी क्या है कि जो आपका डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है। नटशेल फिर से समझो कि भाई साहब टोटल देखना है, यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे। एक तरीका हमने पीछे देखा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको कंपेयर करो, उसके बेस पे बता दो कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या फिर यूनिटरी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा करो, रेवेन्यू निकाल लो या एक्सपेंडिचर, एज द केस में भी कोई भी नाम दो, एक ही बात है। तो रेवेन्यू निकाल लो, रेवेन्यू देखो अगर आपका घट रहा है या बढ़ रहा है, रेवेन्यू में फर्क पड़ रहा है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इलास्टिक कहलाएगा। और इसी का तीसरा एग्जांपल आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे इसी के चेंज को, मतलब कि व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस अगेन इंक्रीज हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हो गया। ओ भाई साहब डिमांड काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्राइस फैक्टर है वो तो काम ही नहीं कर रहा ना, प्राइस बढ़ा रहे तो डिमांड भी बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका मतलब यही हो रहा है ना कि डिमांड बढ़ रही है। और अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके इसमें एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू जो है वो भी आपका क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, वी से दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। इस सिचुएशन में इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है लेस देन यूनिटी। एग्जांपल देख लेते हैं व्हीट का। एज अ रिजल्ट फॉल इन प्राइस, जैसे हमने 20 से घटा के 18 कर दिया, द टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द व्हीट फॉल फ्रॉम, जो 20 पे था तो 500 से मल्टीप्लाई करके 10,000 की कमाई होती थी। अब हमने प्राइस घटाया है, 18 कर दिया, तो लोग 500 से 520 पे तो गए हैं, क्वांटिटी तो मेरी बढ़ी है, लेकिन नट शेल में जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ा। नटशेल में जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, मतलब जितना फॉल आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस में हुआ है उतना इंक्रीज आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं हुआ। ऐसा तभी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने प्राइस कम किया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ी तो है, लेकिन कंपैरेटिवली कम बढ़ी है। इसमें जितना परसेंट का गिरावट आया उतनी गिरावट का इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अगर गिरावट की जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाता तो उसके इसमें कहते हैं कि वो हमारा इस सिचुएशन में आ गया, और अगर बिल्कुल बराबर होता तो हम कहते हैं पहली सिचुएशन में आ गया यूनिटरी वाले में। लेकिन अगर वो कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका लेस देन यूनिटी है, मतलब इनइलास्टिक की सिचुएशन है, इंडिकेटिंग इनइलास्टिक डिमांड फॉर व्हीट। सिमिलरली वी कैन शो दैट द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ व्हीट, जैसे 18 से हमने 20 कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है टोटल रेवेन्यू जो होगा वो 9,360 से 10,000 हो गया। मतलब जब आपने प्राइस बढ़ाया तो अगेन ये बढ़ गया, तो ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनइलास्टिक डिमांड फॉर व्हीट। ठीक है सर, तो ओवरऑल आपको पांचों सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ गई है मेरे ख्याल से। मतलब 5 तो नहीं, बेसिकली 3 सिचुएशन यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। 0 और इंफिनिटी को नहीं बताया जाता। यहाँ पे आपकी या तो 1 होगी, मतलब रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कि रेवेन्यू में फर्क पड़ रहा है लेकिन वो कंपैरेटिवली रेवेन्यू आपकी बढ़ रही है, मतलब प्राइस घटा रहे हो तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जा रहा है, और अगर प्राइस बढ़ा रहे हो तो उसके इसमें टोटल रेवेन्यू घट जा रहा है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको माना जाता है कि इलास्टिक है, मतलब यहाँ पे काम कर रहा है आपका डिमांड का कॉन्सेप्ट। और अगर इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, मतलब आप प्राइस घटा रहे हो और टोटल रेवेन्यू जो है वो भी आपका घट जा रहा है, या फिर अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो और टोटल रेवेन्यू जो है वो भी आपका बढ़ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो उस सिचुएशन में कहा जाता है कि ये इनइलास्टिक है। यहाँ पे डिमांड का कॉन्सेप्ट परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, या फिर कमोडिटी इस प्रकार की जिसको हम कह सकते हैं कि वो इनइलास्टिक नेचर का कमोडिटी है। ठीक है सर, चलिए तो इसी को टेबल में यहाँ पे एक तरीके से ब्रीफ कर दिया गया, द रिलेशन बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू, इन दोनों के बीच में रिलेशन समझाया गया है। ये टोटल रेवेन्यू लिखा है, आप इसको टोटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, टोटल आउटले भी कह सकते हो, कॉमन चीज है, ये हमने स्टार्टिंग में समझ ली है। चलिए सर, कहा जा रहा है क्या कि प्राइस इंक्रीज होगी और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ ये सर, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट क्या होगा आपका इलास्टिक होगा। प्राइस इंक्रीज हुई और टीआर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यूनिटरी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्राइस इंक्रीज हुआ, टीआर भी बढ़ गया, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा आपका इनइलास्टिक। तो इसको आपको इस तरीके से माइंड में याद रखना है। आप इतना सोच नहीं पाओगे, इतने एग्जांपल नहीं बना पाओगे जब आपके पास क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस रिलेशनशिप को समझना है कि भाई साहब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो इनइलास्टिक बनता है, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि प्राइस बढ़ा टीआर भी बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है इनइलास्टिक, और अगर कोई चेंज ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है वो तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टीआर इंक्रीज हो रहा है, अगेन इनवर्स रिलेशनशिप है तो ये इलास्टिक बनेगा। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टीआर में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये यूनिटरी है, जो रेवेन्यू पहले था वही रेवेन्यू अभी भी है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये यूनिटरी है। और वही प्राइस डिक्रीज हुआ और टीआर भी डिक्रीज हो गया तो भाई साहब घोर कलयुग है, इसे इनइलास्टिक हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको 6 के 6 आपके माइंड में फ्रेम हो जानी चाहिए, और इसके बाद जाके आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, विच इज नोन एज टोटल रेवेन्यू, टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए सर, तो ये सारी बात हमको क्लियर होती है। अब एक लास्ट
एरिया और इसके अंदर बच जाएगा इस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे फैक्टर्स की या फिर कह लो डिटरमिनेंट्स की, जिससे फर्क पड़ता है आपके इलास्टिक या इन इलास्टिक के ऊपर। कैसे इलास्टिक हो रहा है, कैसे इलास्टिक हो रहा है, उसके क्या फैक्टर्स है, क्या डिटरमिनेंट्स है, उसको और समझेंगे तब जाके आप कहोगे कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो कंप्लीट हो गया। काफी बड़ा है ये एरिया, बट कोई दिक्कत नहीं, लास्ट एरिया बचता है, देन हमारा ये पूरा का पूरा कंपाइल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।